बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 के शार्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टर रिस्पांस क्वेश्चंस करने हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट को देख लें। हमारे पास प्रेशर का बच्चों फार्मूला क्या था? फोर्स बटा एरिया। तो यहाँ पर हमें पता है जो फोर्स और प्रेशर और एरिया का रिलेशन है वो इन्वर्सली का है, यानी प्रेशर एरिया कम हुआ तो प्रेशर ज़्यादा होता है। इसकी एग्जांपल आपको यहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे जैसे ये ज़मीन है, ज़मीन पर एक ईंट ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, ऐसे, और एक ईंट ऐसे पड़ी हुई ज़मीन पर ऐसे। अब ये ज़मीन पर इसका जो कॉन्टैक्ट एरिया थोड़ा है और इसका कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, तो ये वाली जो बॉडी है वो प्रेशर ज़्यादा लगाएगी, क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया कम होने से प्रेशर ज़्यादा होता है। अब इसका एरिया ज़्यादा है तो इसका प्रेशर कम। अब प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या है? जब किसी बॉडी पर प्रेशर लगता है तो इसका असर क्या है? तो बच्चों, जिस बॉडी का जितना ज़्यादा प्रेशर होता है वो उतना ज़्यादा सिंक करती है, ठीक है, उतना ज़्यादा ज़मीन के नीचे की तरफ जाती है जितना किसी बॉडी का प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे ये देखें, ये सुई हमारे पास है, ये पिन है, तो हम पिन को किसी फोम वाली जगह पर या कोई नरम जगह पर जब इसको चुभोते हैं तो ये नीचे को धंस जाती है, सिंक कर जाती है, क्योंकि इसका एरिया कम है, प्रेशर बहुत ज़्यादा। तो जिस चीज़ का एरिया कम उसका प्रेशर ज़्यादा, तो उसका असर क्या होगा? वो चीज़ उतनी ज़्यादा सिंक करेगी, नीचे को जाएगी। ज़मीन, अगर ज़मीन में है तो नरम ज़मीन है तो उतनी ज़्यादा वो नीचे को जाएगी। और अगर प्रेशर ज़्यादा है, अब कम है एरिया ज़्यादा होने से, तो वो चीज़ उतनी कम नीचे को धंसेगी। जैसे अगर इसकी बात कर लें तो ये अंदर को धंसने की बहुत कम कोशिश करेगी, लेकिन ये अंदर को ज़्यादा हद तक धंस सकती है, ये उतनी नहीं धंस सकती, इतनी सिंक नहीं करेगी जितनी ये, क्योंकि जिस तरह किसी का प्रेशर ज़्यादा होता है उतनी ही वो चीज़ ज़्यादा अंदर को धंसती है। ये बात आपने याद रखनी, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन करने हैं तो उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी। पहला सवाल है बच्चों हमारे पास, वाई हैवी एनिमल्स लाइक एन एलिफेंट हैव ए लार्ज एरिया ऑफ द फुट। जो बड़े बड़े हाथी होते हैं, हमें पता है इसका बहुत बड़ा मांस होता है, ये सबसे बड़ा जानवर कह लें या ऊँट वगैरह कह लें, तो इनके पाँव बड़े चौड़े चौड़े होते हैं। देखो, सारा इनका जो वज़न है, वेट है, वो सारा वेट कहाँ पर फोकस हो रहा था? इनके पाँव पर, ठीक है। अब अगर ये पाँव, अब अभी हमने फार्मूला पढ़ा है फोर्स ओवर एरिया, अगर पाँव का ये एरिया कम होता तो प्रेशर इनके पाँव पर लगने वाला ज़मीन के हिसाब से, वैसे तो ये ज़मीन पर फोर्स पहले लगाएंगे तो ज़मीन इनको ऊपर की जानब लगाएगी फोर्स, तो जो ज़मीन इनको ऊपर की जानब फोर्स लगाएगी वही इन पर प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। तो जो इनके पाँव पर ज़मीन की वजह से प्रेशर लगेगा, अगर एरिया कम होता तो बहुत बड़ा लगना, क्योंकि ये अपने वज़न की वजह से जो ज़मीन पर फोर्स लगाने बहुत बड़ी है, तो ज़मीन इनके बदले में बहुत बड़ी फोर्स लगाती है। तो अगर तो एरिया कम हुआ तो फोर्स जो उसका प्रेशर लगेगा वो बहुत बढ़ जाएगा, जिससे ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, हाथी आगे को चल नहीं सकेंगे। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इनका जो पाँव का एरिया है वो बहुत बड़ा किया, तो काफ़ी बड़े पाँव होते हैं, जिससे इनका जो एरिया बढ़े होने से इनके पाँव पर जो लगने वाला प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, तो आसानी से चल सकते हैं। उसके अलावा अगर ये इनका एरिया कम होता तो इनके एरिया कम होता तो प्रेशर ज़्यादा लगना, तो इनके पाँव बहुत हद तक ज़मीन में धंस जाने, तो ये नरम ज़मीन पर चल ही नहीं सकते थे। अगर थोड़ी सी नरम ज़मीन हो तो उस पर इन्होंने चलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाना था, क्योंकि एरिया कम होने से प्रेशर ज़्यादा हुआ। अब नरम ज़मीन हुई तो वहाँ इनके पाँव धंस जाएंगे। हैवी एनिमल, अब इसका आंसर देखते हैं। हैवी एनिमल्स हैव ब्रॉड फिट टू इंक्रीज़ द कॉन्टैक्ट एरिया। जो बड़े जानवर होते हैं वो अपने चौड़े पाँव रखते हैं कॉन्टैक्ट एरिया को ज़्यादा करने के लिए विद द ग्राउंड, ज़मीन के साथ। सिंस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, लार्ज एरिया प्रोड्यूसेस लेस प्रेशर। जो बड़ा एरिया होता है वो थोड़ा प्रेशर पैदा करता है ऑन द ग्राउंड, प्रिवेंटिंग दैम फ्राम सिंकिंग। तो इस वजह से वो क्या होते हैं, सिंक करने से बच जाते हैं, यानी नीचे को इनके पाँव धंसने से वो बच जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका आसान सा आंसर आगे देखते हैं। वाई एनिमल्स लाइक डीर, जैसे कि हिरन है, हु रन फास्ट हैव ए स्मॉल एरिया ऑफ द फुट। देखें, कोई भी इंसान है अगर उसने तेज़ भागना हो ना तो उसके पाँव और ज़मीन के दरमियान ठीक ठाक ग्रिप पकड़ होनी चाहिए। अगर पकड़
नहीं है इतनी तो आप तेज़ नहीं भाग सकते। जैसा आपने देखा होगा, अभी स्लिपरी वाली जगह पर हम भागने की कोशिश करते हैं तो हम बार बार स्लिप हो रहे होते हैं, तो हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप चाहिए। इसी तरह खिलाड़ी जो होते हैं वो बड़े अच्छे शूज़ का इस्तेमाल करते हैं, उनके नीचे स्टार्ट लगे होते हैं, स्टार्ट ज़मीन के साथ बड़ी अच्छी पकड़ करते हैं जिससे वो बड़ी आसानी से भागते हैं। तो अगर हिरन तो बहुत तेज़ हिरन ने भागना, तो आपने कभी देखा वीडियो में शेर जब इनके पीछे लगते हैं तो ये बड़ी स्पीड से भागते हैं, तो ये हिरन के पाँव हैं। अब अगर इनका एरिया कम ना हो तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा जिससे इनकी ग्रिप भी उतनी नहीं बनेगी। अगर एरिया कम हुआ तो प्रेशर एरिया के कम होने से, हमें पता है फार्मूले का हमें पता है P बराबर F/A। अब एरिया अगर कम हुआ, थोड़ा हुआ, तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, जिससे प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो उतने ये सिंक करेंगे जिससे इनकी ग्रिप उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और अब ये ज़्यादा तेज़ी से भाग सकते हैं। लेकिन अगर एरिया ज़्यादा था तो ग्रिप उतनी नहीं होनी थी, क्योंकि प्रेशर उतना नहीं लगना था, तो अब वो उतनी तेज़ी से भाग भी नहीं सकते। ठीक है, अ स्मॉलर फुट एरिया प्रोड्यूसेस ग्रेटर प्रेशर। अगर किसी छोटा पाँव का एरिया तो प्रेशर बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, गिविंग बेटर ग्रिप, उनको ज़्यादा पकड़ मिलती है, एंड अलाउइंग डीर, और हरन को भागने की इजाज़त मिलती है, या वो उसको आसानी से भाग सकता है, टू रन फास्टर, तेज़ वो आसानी से भाग सकता है। कोई भी जो हिरन है, क्योंकि उनके पाँव का एरिया थोड़ा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, पकड़ मजबूत हो जाती है, इससे वो स्पीड से भाग जाती है, इसी वजह से वो तेज़ भागते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इट इज़ पेनफुल टू वॉक बेयर फुटेड ऑन पेबल्स। नंगे पाँव जब हम कंकरियों पर चलते हैं तो ये दर्द क्यों हमें होती है इससे? सिंपल सी बात है भाई, जो कंकर्स होती हैं उनका एरिया ऊपर का ये क्या होता है, बहुत थोड़ा है, एरिया कम होने से प्रेशर बढ़ जाता है। अब प्रेशर बढ़ता है तो हमें उससे फिर दर्द होती है, इस वजह से नंगे पाँव हम इस पर चल नहीं सकते। तो ये पढ़ लेना, आसान सा इसका जवाब लिखा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट पास्कल लॉ, गिव एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ की डेफिनेशन बताएं। यहाँ पर मैं सिंपल डेफिनेशन बताने लगा हूँ, इसकी डिटेल एक पूरा वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड अभी करना है, कल तक हो जाएगा, उसको आपने लाजमी देख लेना है। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त मैं कह रहा हूँ ये मैंने अभी अपलोड कर देना है, लेकिन इंशाल्लाह जब ये आप वीडियो देखेंगे तो उस वक्त तक ये अपलोड हो चुका होगा, तो आपने वो वहाँ से डिटेल से इसको देखना है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पास्कल लॉ क्या कहता था। पास्कल लॉ कहता है कि अगर किसी बंद बर्तन में लिक्विड हो और लिक्विड के एक हिस्से पर आप प्रेशर लगाएं, ठीक है, अप्लाई करें किसी पिस्टन वगैरह, तो ये प्रेशर लिक्विड के हर ज़र्रे पर उतना ही शिफ्ट हो जाएगा। मतलब आपने 10 पास्कल का लगाया तो इसके प्रेशर में भी 10 पास्कल का इजाफा, यहाँ भी 10 पास्कल, और इसकी दीवारों में भी जो प्रेशर लग रहा था उसमें भी 10-10 पास्कल का क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, हर जगह पर इजाफा हो जाएगा। तो यही पास्कल का लॉ। प्रेशर अप्लाइड टू अ कन्फाइंड लिक्विड, कन्फाइंड जो बंद होता है, इस ट्रांसमिटेड मुंतकिल हो जाता है इक्वली, बराबर तौर पर, टू एवरी पार्ट ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के हर हिस्से में, एंड द वाल्स ऑफ द कंटेनर, जो इस कंटेनर की वाल है उसमें भी। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट ये होती है जब हम जाते हैं कार को वॉश करवाने, तो वहाँ पर इस तरह एक लगा होता है, ये पूरा तो हमें नज़र नहीं आ रहा था, हमें ये बस ऐसे नज़र आता है, इसके ऊपर हम कार खड़ी करते हैं तो कार को वो इस तरह ऊपर को उठाता है, तो यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, तो इस सिस्टम को कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। तो इसकी एप्लीकेशन है ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है। इस तरह ब्रेकों में भी ये यूज़ होता है। तो वहाँ पर ये ब्रेकों में कैसे यूज़ होता है, कार की ब्रेकों में, ये पास्कल का कानून, तो ये डिटेल से वहाँ पर मैंने डिस्कस किया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फिलहाल आप इसका आंसर के लिए आप इतना याद कर लें, काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ ए सॉलिड। बच्चों इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी सॉलिड की। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक स्प्रिंग है या कोई भी बॉडी है, अब उस बॉडी पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होती है जिससे बॉडी की शेप चेंज हो जाती है, साइज़ चेंज हो जाता है। तो जब हम इस स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये स्प्रिंग, और फोर्स को हम जब छोड़ देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो स्प्रिंग अपनी असली हालत में वापस चला जाता है, एट दी एंड चला जाता है ना। तो इसको बोलते हैं कि इस बॉडी में इलास्टिसिटी पाई जाती है, ठीक है। जब कोई स्प्रिंग फोर्स हटाने, उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की, फिर हटा ली, और वो अपनी असली हालत में स्प्रिंग वापस चला गया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है। तो इसी को ये सॉलिड की इलास्टिसिटी कहलाती साहब ज़रा, तो इसको सॉलिड की इलास्टिसिटी बोलते हैं कि जब किसी सॉलिड पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, कहाँ तक, उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर ये भी याद रखना है। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, जब तक वो वापस जाने की सलाहियत रखती है। बाज़ दफ़ा क्या आपको पता ही है कि जब हम स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा ज़ोर से खींच देंगे तो वो असली हालत में वापस स्प्रिंग नहीं जाएगा, तो उसकी बात नहीं कर रहे हम।
वो इलास्टिक लिमिट से हम बाहर निकल गए, हम वहाँ तक की बात कर रहे हैं जहाँ तक स्प्रिंग अपनी असली हालत में वापस चला जाए। तो इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड क्या है, सॉलिड पर जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें और वो अपनी असल पोजीशन को रीगेन कर ले, तो इस प्रॉपर्टी को, सॉलिड की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड बाय विच इट रीगेन हासिल कर लेता है इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड प्रोवाइडेड द इलास्टिक लिमिट इज नॉट एक्सीडेड, और इलास्टिक लिमिट एक्सीड भी ना करे। इसके बाद अगला बच्चों है व्हाट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है, चलें इसका पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चों। हुक्स लॉ क्या था, ये भी डिटेल से हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हुक्स लॉ ये था कि जब हम किसी स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के लगाने से अगर हमने इसको ऐसे स्ट्रेच किया तो इसमें ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है, लंबाई में इजाफा हो, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। और अगर इसको हम ऊपर को दबा दें तो ये इसमें कंप्रेशन पैदा हुई, तो इसमें भी साइज़ की कमी तो हुई है। ये जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन इसमें पैदा हुई है ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सटेंशन भी उतनी ज़्यादा होती है। वहाँ पर ये डिटेल से डिस्कस की हुई बात, तो अब वहाँ से भी इसको देख लेना। तो यहाँ पर मैंने सिंपल आपको बताना था क्योंकि डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है। द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स प्रोवाइडेड द इलास्टिक लिमिट इज़ नॉट एक्सीडेड। इलास्टिक लिमिट के अंदर जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन पैदा होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फोर्स के। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे उसने और भी कुछ पूछा, डज एन ऑब्जेक्ट रिमेन इलास्टिक बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। क्या ऑब्जेक्ट अब भी इलास्टिक रहते हैं अगर वो इलास्टिक लिमिट से क्रॉस हो जाए? नहीं, जब वो इलास्टिक लिमिट से क्रॉस हो जाते हैं तो वो इलास्टिक नहीं रहते, क्योंकि जब कोई बॉडी इलास्टिक लिमिट क्रॉस करती है तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है, अपनी असल हमेशा के लिए अपनी शक्ल जो है वो खो देते हैं और वो असली हालत में वापस नहीं जा सकते होते। तो बॉडी में डिफॉर्मेशन हो जाती है, जब डिफॉर्मेशन हो जाती है परमानेंट डिफॉर्मेशन, तो उस वक्त बॉडी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जा सकती। जैसे मिसाल के तौर पर ये स्प्रिंग को आप इसको खींच के इतना खींच दें कि वो आप वापस नहीं जा सकते, तो ये आप उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। तो इलास्टिक लिमिट जब आप क्रॉस करते हैं फिर वो जो है उनमें इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती, अपनी असली हालत में वापस नहीं, यानी जैसे आपने इसकी आपने इतनी फोर्स लगाई कि वो उसकी परमानेंट ही शेप बदल गई, तो अब वो वापस असली हालत में नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। प्रेशर और फोर्स के दरमियान हमने फ़र्क बताना है, ठीक है। तो बच्चों इसके दरमियान कुछ फ़र्क मैंने लिखे हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फोर्स क्या है, आप पुश आर पुल ऑन बॉडी। फोर्स क्या होती है, किसी बॉडी को पुल करना या पुश करना। इधर से धक्का लगाएं तो पुश कहलाएगा, ये पुल कहलाए, तो ये तो होती फोर्स। लेकिन प्रेशर क्या होता है, प्रेशर किसी बॉडी पर लगने वाला ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि वो एरिया कितना है जितनी एरिया पर फोर्स लग रही है, ठीक है, और वो फोर्स कितनी है। जैसे ये ईंट रखी हुई है ज़मीन पर, तो हम देखेंगे कि कितना कॉन्टैक्ट एरिया वो लेंगे और ये ईंट कितनी फोर्स लगा रही है वो लेंगे, तो उनको डिवाइड करेंगे तब जाके आपके पास प्रेशर आएगा। लेकिन इसमें तो सिंपल है, सिंपल फोर्स देखनी कितनी लग रही है, इसमें ये एरिया भी साथ आ जाता है। तो प्रेशर क्या हुआ, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया पर कितनी फोर्स लग रही है, ये प्रेशर होता है। दूसरा फ़र्क, प्रेशर का यूनिट न्यूटन, लेकिन इसका यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। तीसरा फ़र्क, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें सिमत होती है, प्रेशर की कोई सिमत नहीं होती। और इसका फार्मूला था MA अगर हमने निकालना हो, और इसका फार्मूला क्या होता है F/A। तो मतलब बहुत बड़ा फ़र्क है, एक जैसी चीज़ें नहीं है। हो सकता है बाद लोग इसको एक जैसा समझते हो, लेकिन ये एक जैसा नहीं। आपने देख लिया कि कितने बड़े डिफरेंस, और भी बहुत सारे डिफरेंस इसमें से एक्सप्लेन हो सकते हैं, लेकिन इतना मेन डिफरेंस है जो आपको याद रखने चाहिए। व्हाट इज रिलेशनशिप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन लिक्विड प्रेशर एंड द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। जो फर्ज करो ये एक हमारे पास कंटेनर है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। वो कहता है कि जितनी ज़्यादा गहराई हो उस गहराई के बढ़ने से इसके प्रेशर पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने ये एक फार्मूला डिराइव किया था, रो किसी भी लिक्विड की किसी भी डेप्थ पर आपने प्रेशर कैलकुलेट करना, जैसे इस डेप्थ पर कैलकुलेट करना है तो आपको ये हाइट चाहिए कितनी, ये गहराई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये गहराई कितनी। तो अगर आपको ये पता है तो आप इस जगह का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हाइट होगी, यहाँ चले जाएँ तो हाइट मुख्तलिफ होगी। अब हाइट मुख्तलिफ हुई तो प्रेशर भी क्या हो गया, मुख्तलिफ होगा। यहाँ चले जाएँ तो यानी गहराई ज़्यादा होने से या हाइट ज़्यादा होने से, इसको आप हाइट भी बोल सकते हैं, गहराई भी बोल सकते हैं। तो डेप्थ ज़्यादा होने से
प्रेशर की वैल्यू चेंज हो रही, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है रो जी एच के बराबर है, तो एच की वैल्यू चेंज होने से पी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो सो प्रेशर इज सीन्स का मतलब तो जैसा कि हम जानते हैं प्रेशर बराबर तो रो जी एच। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द लिक्विड, जितनी गहराई ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा, हैंस प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। इसका मतलब जो प्रेशर होता है उसका जो अगर रिलेशन देखना हो डेप्थ के साथ, तो भाई प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, डेप्थ के साथ। जितनी ज़्यादा डेप्थ उतना ज़्यादा प्रेशर, ये इसका रिलेशन है बेसिकली। तो ये इसने पूछा था क्या रिलेशन है, तो आप सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ता है डेप्थ के बढ़ने से। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ बेसिक प्रिंसिपल टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय अ सिंपल मर्करी बैरोमीटर। हम मर्करी बैरोमीटर कैसे यूज़ करते थे, हम एक बॉल लेते थे, एक प्याला लेते थे, उसमें मर्करी डालते थे, ठीक है। एक हम ट्यूब लेते थे, उसके अंदर हम मरकरी डालते थे, उसके अंदर भी मरकरी डालते थे, फिर हम इस ट्यूब को उल्टा कर देते थे, इसका जो ओपन एंड होता था इसके अंदर पहले मरकरी। अब होता यह था कि मरकरी अपने प्रेशर से निकलना शुरू थी बॉल के अंदर, और इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसके ऊपर अप्लाई हो रहा था, वो इसको प्रेस करता है, इसको ऊपर नहीं आने देता, यानी इसको कहता कि नहीं वापस यहाँ पर रहो, मरकरी को नीचे नहीं आना। लेकिन फिलहाल मरकरी में लिक्विड ज़्यादा होता है, तो वो प्रेशर लगाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कुछ ना कुछ ओवरकम करता है और वो नीचे आ जाता है। लेकिन एक वक्त आता है क्योंकि मुसलसल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, क्योंकि ये माया कम हो रहा होता है, इसके अंदर लिक्विड कम हो रहा था तो प्रेशर कम हो रहा। तो अब ये प्रेशर इधर से तो उतना ही लग रहा होता है, ये कम हो रहा था। एक वक्त आता है कि ये प्रेशर और ये प्रेशर बराबर हो जाता है, मरकरी का निकलना बंद हो जाता है। तो इस बुनियाद पर जब ये प्रेशर बराबर हो जाते तो उस वक्त हम बैरोमीटर का प्रेशर नोट करते थे। तो फिर हम बताते बैरोमीटर का प्रेशर कह लें या उसकी हाइट नोट करते थे, फिर हम क्या कहते थे कि भाई एटमॉस्फेरिक का प्रेशर इतना है। तो यही प्रिंसिपल इस बैरोमीटर में यूज़ होता है। क्या प्रिंसिपल यूज़ होता है, अब मरकरी बैरोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस द प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ मरकरी। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बैलेंस हो जाता है कॉलम, जो कॉलम है मरकरी का, उसके प्रेशर पर। तो इस बुनियाद पर फिर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करते थे, यानी यही प्रिंसिपल वो यूज़ होता था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मरकरी कॉलम आपस में बराबर हो जाए। अगला है, स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल गाड़ियों कहते हैं, गाड़ियों में जो ब्रेक सिस्टम यूज़ होता है, किस हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम किसका प्रिंसिपल यूज़ करते हैं? सिंपल जवाब है वो पास्कल का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। पास्कल का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब एक पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो पूरे लिक्विड के हर पॉइंट पर उतना ही प्रेशर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसको वो किस तरह इस्तेमाल होता है ये फिर बहस हम पीछे करके हैं डिटेल से, वो लेक्चर को देखें, अच्छी तरह देखें तो आपको सारी समझ आएगी। अब यहाँ पर हम इतना ही कह देते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन पास्कल लॉ। जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं वो पास्कल के प्रिंसिपल पर काम करती हैं, अकॉर्डिंग टू विच, जिसकी बुनियाद पर प्रेशर इज अप्लाई टू अ कन्फाइंड लिक्विड, जब बंद लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, इस ट्रांसमिटेड इक्वली, ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है थ्रू द लिक्विड, सारे लिक्विड में। तो इस बुनियाद पर फिर वो ब्रेक्स यूज़ होती हैं और कम फोर्स लगाने से ज़्यादा फोर्स हमें मिलती थी। किस तरह मिलती थी अब यहाँ पर बहस नहीं है, तो ये आपने इतना फिलहाल इसका आंसर दे देना, इसकी डिटेल वहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ से कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो इसको देखते हैं हम जी। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कंस्ट्रक्टेड का, अ स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। एक स्प्रिंग है वो लटका हुआ है किसके साथ, वर्टिकली, ठीक है। तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के है। आ लोड ऑफ वेट एल, एक लोड उसके ऊपर लटकाया गया है जिसका वेट कितना है एल। व्हेन हैंग फ्रॉम द स्प्रिंग काज एन एक्सटेंशन एक्स, जो एल लोड है उसमें एक्सटेंशन कितनी पैदा कर रहा है एक्स। द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्प्रिंग इज नॉट एक्सीडेड, ये भी याद रखें, वो कहता है कि उसकी इलास्टिक लिमिट लोड लटकाने से एक्सीड नहीं करती, यानी वो अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहता है, यानी वो अपनी दोबारा असल हालत में वापस जा सकता है, यानी उस पर हुक्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज, सम आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, कुछ और सेम स्प्रिंग्स हैं, जितने भी दो या दो से ज़्यादा, विद ई स्प्रिंग कांस्टेंट के, उनका भी जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है, आर अरेंज एज शोन बिलो, और डायग्राम में इस तरह वो अरेंज किए गए। ये दोनों डायग्राम मैंने बना दी। फॉर ईच अरेंजमेंट कंप्लीट द टेबल, दोनों अरेंजमेंट के लिहाज से ये टेबल हमने दोनों की क्या करनी, दोनों स्प्रिंग की टोटल एक्सटेंशन बतानी है, दोनों स्प्रिंग का कांस्टेंट के निकालना है, ठीक है।
तो ये इस कम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज कम्बिनेशन। जब ये आगे पीछे लगे हों और इस तरह अगर ये बराबर में लगे हों तो इसको कम्बिनेशन बोलते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। तो दोनों के साथ लोड L लटकाया गया, यानी ये जो लटकाई गई चीज़ उसका जो वेट है वो L है, यानी जो फोर्स नीचे की जानब लगा रही है ये वाली चीज़ स्प्रिंग पर वो L लगा रही, दूसरे अल्फाज में, ठीक है। और इस पर भी L सेम है दोनों पर, लेकिन दोनों की एक्सटेंशन भी निकालनी है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट भी निकालना है। आइए देखते हैं कि कैसे हमने निकालना है। वैसे ये मैंने डिटेल से करवाया है, तो अगर आप करना चाहें तो कर लेना, वरना ये देख लेना वीडियो को, वरना ये आपको कहीं से आसान इसका जो सोल्यूशन मिलता है वहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन इसको डिटेल से मैंने यहाँ पर करवाया है। ये वाला कर लेंगे तो अच्छी बात है, आपके इल्म में इजाफा होगा। लो बच्चों, स्प्रिंग यहाँ पर लगे हैं सीरीज़ में, ठीक है। किस में लगे हैं? सीरीज़ में लगे हैं। आपको पता है जब आगे पीछे कोई चीज़ लगी थी वो सीरीज़ में लगी होती। तो ये L लोड लटका हुआ है, यानी ज़मीन इस पर जो फोर्स लगा रही है वो कितनी लगा रही? L लगा रही। तो जितनी ज़मीन इस पर फोर्स लगा रही है, ये जो ब्लॉक है ये भी इस स्प्रिंग पर उतनी ही फोर्स लगाएगा, यानी इस स्प्रिंग पर जो फोर्स लग रही है इस तरह नीचे की जाना वो भी L। तो उतनी ही फोर्स ये स्प्रिंग लगाएगा इस स्प्रिंग पर, कितनी? L फोर्स। इसने इस स्प्रिंग पर L फोर्स लगाई, तो इसी स्प्रिंग ने इस पर भी कितनी लगाई? L फोर्स लगाई। तो दोनों स्प्रिंग्स पर जो फोर्स लग रही वो L की लग रही, इसकी वजह से, ठीक है ना, क्योंकि इस पर L लग रही तो इनकी वजह से दोनों पर L लग रही। इस तरह अभी उसने ये भी बताया कि L फोर्स लगाने से एक्सटेंशन उसमें कितनी हो रही है? X हो रही है, ठीक है। तो इस पर भी L फोर्स लग रही तो इसमें एक्सटेंशन कितनी होगी? L होगी। और इस पर भी ये फोर्स L लग रही तो इसमें भी एक्सटेंशन कितनी होगी? L होगी। तो दोनों पर एक्सटेंशन, दोनों की एक्सटेंशन कितनी होगी? X होगी। और टोटल एक्सटेंशन कितनी होगी? अगर हम पूरे सिस्टम की एक्सटेंशन देखना चाहें तो इन दोनों एक्सटेंशन का जो सम होगा वो हमारी क्या होगी? टोटल एक्सटेंशन होगी। तो यहाँ पर हमने टोटल एक्सटेंशन मालूम करनी है। तो दोनों की अगर इस एक्सटेंशन x1 मानते हैं, इसके x2 मानते हैं, और दोनों की हुई तो सेम है ना, x1 और x2 सेम एक्सटेंशन हुई है क्योंकि दोनों में लोड L अप्लाई हो रहा है, दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, तो दोनों की जो एक्सटेंशन है उसको x का नाम दे देते हैं। तो x1 भी x के बराबर, x2 भी x, तो टोटल एक्सटेंशन कितनी हुई? 2x की। लो जी, इस स्प्रिंग की टोटल एक्सटेंशन में मिल गई, कितनी आ गई? 2x आ गई। अब स्प्रिंग कांस्टेंट इसका मालूम करते हैं बच्चों। ये हमने 1 इक्वेशन बनाई थी, हमें पता है जो टोटल है उन दोनों के सम के बराबर टोटल एक्सटेंशन। तो इसी को दोबारा लेते हैं। तो आप देखो हुक्स लॉ का फार्मूला क्या है? F बराबर kx, ठीक है। तो अगर मैं x का फार्मूला बनाना चाहूँ क्या बनेगा? F बटा k, इधर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो ये टोटल एक्सटेंशन है, तो टोटल एक्सटेंशन का फार्मूला बन जाएगा टोटल फोर्स ओवर टोटल कांस्टेंट, नीचे कांस्टेंट रहता है। टोटल कांस्टेंट को हमने k इक्वल एस का नाम दिया, यानी इसकी जो टोटल दोनों स्प्रिंग का जो टोटल k बनेगा उसको हमें नहीं पता वो कितना है, हम उसको k1 जमा k2 नहीं कह सकते। अभी देखना क्यों नहीं कह सकते, कुछ जवाब और आएगा। लेकिन हमने मान लिया कि इनकी जो टोटल k है इन दोनों का वो k ई क्यू के बराबर है, ठीक है, इन दोनों का। तो टोटल फोर्स F लग रही है, टोटल k इनका k है, तो टोटल एक्सटेंशन का फार्मूला किसके बराबर होगा? F ओवर k के। यहाँ पर स्प्रिंग 1 में x1 है, तो इसकी एक्सटेंशन किसके बराबर होगी? F ओवर k के बराबर, ठीक है। F ओवर k के बराबर, क्योंकि जितनी फोर्स लग रही है, चलो इस पर जो फोर्स लग रही है F1 का नाम दे लें और इस पर जो फोर्स लग रही है F2, तो इसको F1 और इसको F2। अब दोनों का k तो सेम है ना, तो F1 बटा k आ जाएगा। x का फार्मूला बना F बटा k, वो फार्मूला पुट किया, x1 की फोर्स F1 है वो लिखी, और x2 की फोर्स F2 है वो लिखी, और बटा k लिखा। अब बच्चों क्या है? टोटल फोर्स तो L लग रही है ना, पूरे सिस्टम पर L फोर्स लग रही है, तो उसको हमने L नाम दे दिया। ये k ए क्यू वैसे आ गया। F1 भी इस स्प्रिंग पर भी L लग रही है, उस स्प्रिंग पर भी L लग रही, तो ये L और L आ जाएगा, और ये k वैसे आ जाएगा। अब बच्चों हमने ये L एक स्टेप करते हैं, वो स्टेप ये है, इधर वाली लेफ्ट वाली एक दफ़ा वैसे लिख लें और इन दोनों में से L कॉमन ले लें, तो 1 ओवर k, ठीक है। तो ये L से कट गया, तो पीछे आपके पास ये चीज़ रह जाएगी 1 ओवर k ई क्यू, 1 ओवर k प्लस 1 ओवर k एल्सियम लिया तो ये 1 + 1 रह गया, 1 ओवर k ई क्यू, ये 2 ओवर k। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से तो आप, या क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें, इसका रेसिप्रोकल ले लें, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो टोटल कांस्टेंट कितना आया अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगें? तो k ओवर 2 है, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ गया? k ओवर 2 आ टोटल, ठीक है। तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल एक्सटेंशन इतनी होगी और टोटल k हमारा इतना होगा। अब हमने बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में
देखना है। आइए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने टोटल एक्सटेंशन कैसे निकालनी है और टोटल कांस्टेंट इसका कैसे निकालना है। ठीक है, चलो बच्चों, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर L फोर्स लग रही है। ठीक है, कितनी फोर्स लग रही है? L। तो इन दोनों स्प्रिंग पर फोर्स कितनी लग रही होगी? तो देखो बच्चों, ये है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इक्विलिब्रियम से मुराद नेट फोर्स इस पर 0 है। तो जितना लोड इसको पूरे सिस्टम को नीचे की जानब फोर्स लगा रहा है, तो ये स्प्रिंग इस लोड को किधर को फोर्स लगा रहे हैं, उतनी फोर्स ऊपर की जानब लगा रहे हैं। तो सावधान है, अगर ये 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है तो ये भी 5 न्यूटन की होगी और ये भी कितनी होगी? 5 न्यूटन, क्योंकि टोटल 10 न्यूटन की फोर्स ऊपर की जानब करनी है। तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता अगर ये 10 न्यूटन की नीचे की जानब लग रही है तो ये भी 10 न्यूटन की ऊपर को लगा दो, ये भी, तो ये 20 हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, जितनी नीचे को जानब लग रही है उतनी ऊपर की। अब ये दोनों स्प्रिंग्स आइडेंटिकल हैं, तो जितना ये ऊपर को लगा रही है उतना ये ऊपर को लगा रही है। तो अगर ये L फोर्स लगा रहा है 10, तो ये इनकी हाफ होगी। तो अगर ये L है तो इन स्प्रिंग पर जो फोर्स लग रही होगी वो कितनी लग रही होगी? L/2, L/2। ठीक है, यहाँ से मुझे पता चल गया कि इन स्प्रिंग पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है? L/2 लग रही इस लोड की वजह से। अब यहाँ पर हमें ये पता चल गया। ठीक है, फोर्स ऑन ईच स्ट्रिंग L/2, जैसा कि मैंने बताया। नाउ अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक लॉ के मुताबिक F बराबर KX, हुक लॉ क्या कहता है, हुक का कानून क्या कहता है? F बराबर KX, फोर्स बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X। यानी अगर एक्सटेंशन X हुई है उसमें, तो उसमें अगर फोर्स F लगी है तो उसमें एक्सटेंशन X होगी। फोर्स F लगी तो एक्सटेंशन X। अगर उसमें फोर्स हाफ हो जाए तो एक्सटेंशन भी क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। तो हमारे केस में ऐसा ही हुआ ना, एक्सटेंशन कितनी हुई? फोर्स कितनी हुई? हाफ हुई है। तो एक्सटेंशन ईच स्ट्रिंग भी कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, X/2 हो जाएगी। तो इतनी हर स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुई। तो ओवरऑल सिस्टम में भी तो इतनी एक्सटेंशन हुई ना। तो देखो ना, इधर X/2 हुई है तो ओवरऑल सिस्टम की X/2 ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि इधर X/2 हुई है तो ये सिस्टम में टोटल ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, इधर भी X/2, इधर भी X/2, ओवरऑल भी X/2। तो टोटल एक्सटेंशन कितनी हुई? X/2। ठीक है, एक्सटेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज X/2, सो टोटल भी कितनी होगी? X/2 होगी। अब बच्चों, जो फोर्स है, अगर हम देखें, जो नीचे की जानब फोर्स लग रही है ये बराबर होगी जो ऊपर की जानब लग रही है उसके। तो ऊपर की जानब हाफ हाफ हो रही है तो ये इसके बराबर होगी। तो अब फोर्स का फार्मूला क्या है? हुक का फार्मूला लगाएं, F बराबर KX। तो फोर्स का फार्मूला बच्चों क्या है? KX। ठीक है ना। तो इधर आ रही है टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स जब लेंगे तो उसका जो KX लिखेंगे तो उसमें जो K आएगा वो टोटल K लेंगे, यानी इन दोनों का जो टोटल है उसको हमने नाम दे दिया KEQ का। और टोटल एक्सटेंशन लेंगे, भी टोटल एक्सटेंशन कितनी हुई है इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसको हमने X टोटल का नाम दिया। अब इसमें देख लें इसका क्या फार्मूला बनेगा? फार्मूला क्या है? KX/2। K वैसे आ गया और X एक्सटेंशन कितनी हुई है? X/2 की हुई है। या दूसरा इस तरह कह लें, L का फार्मूला लगा दें, ऐसे कह लें, चलो 2 वैसे आ गया, L का फार्मूला क्या होगा? KX। 2 वैसे आ गया, L का फार्मूला क्या होगा? KX। तो K कॉमन ले लें, अंदर आ गया X/2। तो ये 2 एलसीएम लिया तो X+X, और ये रह जाएगा 2X/2। तो ये 2 से कट गया तो ये रह गया हमारे पास X/2। ये क्या रह गया हमारे पास? KX। इसके बाद बच्चों थोड़ी सी सिंप्लीफाई करें, X से गया तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई, तो टोटल K हमारे पास कितना आ गया? 2K आ गया। तो टोटल K इसमें कितना ये हमारे पास है। यानी ये 10 मिनट की वीडियो, मैं वीडियो के शुरू में आपको रिकॉर्डिंग में मैं ऐड कर देता हूँ कि आपने ये 10 मिनट की वीडियो देखना नहीं तो इसको आप आगे लेके जा सकते हो और अगले कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ आयरन। जो स्प्रिंग्स होते हैं वो स्टील के बनाए जाते हैं, वाई? आयरन के क्यों नहीं बनाए जाते? ठीक है बच्चों, कोई भी बॉडी उस वक्त ज़्यादा इलास्टिक होगी जब वो ज़्यादा फोर्स लगाने से, ठीक है, ज़्यादा फोर्स लगाने से कम उसमें बिगाड़ पैदा हो। जैसे कि हार्ड स्प्रिंग है तो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने से बहुत कम हमें इसकी मूवमेंट मिलेगी, एक्सटेंशन मिलेगी। तो जितना ज़्यादा हार्ड होगा उतनी एक्सटेंशन कम। तो हम कहेंगे इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा पाई जाती है, इलास्टिक ये ज़्यादा है। अब जो बॉडी जितनी ज़्यादा इलास्टिक होती है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, ये भी याद रखना। हम समझते हैं कि जितनी फोर्स लगाने से जितनी वो ज़्यादा लंबी होगी उतनी ज़्यादा, ऐसा नहीं है। जितनी ज़्यादा फोर्स लगने से कम लंबी हो, यानी वो ज़्यादा फोर्स बर्दाश्त कर रही है ना, इसका मतलब तभी तो वो थोड़ी एक्सटेंशन हुई है, तो हम उसको ज़्यादा मजबूत मानेंगे।
तो स्टील हैज़ हायर इलास्टिक लिमिट एंड इज़ मोर इलास्टिक दैन आयरन, वो इलास्टिक भी ज़्यादा, क्यों? इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन एंड इज़ मोर सूटेबल फॉर मेकिंग स्प्रिंग। और जो जब डिफॉर्मेशन फोर्स इस पर अप्लाई की जाती है तो ये अपनी ओरिजिनल शेप दोबारा हासिल कर लेते हैं और ये ज़्यादा फोर्स को बर्दाश्त भी कर लेते हैं। ठीक है, इस वजह से हम जो स्टील के हम स्प्रिंग बनाते हैं, आयरन के नहीं बनाए जाते, क्योंकि स्टील में जो इलास्टिसिटी ज़्यादा पाई जाती है, यानी वो उसमें हार्डनेस ज़्यादा होती है, इलास्टिसिटी ज़्यादा पाई जाती है, इस वजह से वो मजबूत होते हैं। आयरन इतनी फोर्स बर्दाश्त नहीं कर सकता, जब उसको फोर्स बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो वो इलास्टिक लिमिट से बाहर निकल जाएगा और अपनी असल हालत में वापस नहीं आएगा। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक, आयरन और रबर। आयरन इज़ मोर इलास्टिक, सावधान है, ज़्यादा फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। इट रिक्वायर्स अ मच लार्जर डिफॉर्मिंग फोर्स टू स्ट्रेच, इसको हमें बहुत ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी स्ट्रेच करने की, तो इसमें रीगेन होने की जो सलाहियत वो भी ज़्यादा होगी। लेकिन रबड़ को हम थोड़ी सी फोर्स देंगे तो बहुत ज़्यादा, तो ये ज़्यादा फोर्स भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी अगर आप किसी पुल के नीचे रबड़ को लगा दें, अब उस गाड़ी गुजरेगी तो इसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी हो जाएगी प्रोड्यूस, जिससे वो इतना मजबूत भी नहीं होगा। इसका मतलब स्प्रिंग जो रबड़ होती है वो उसमें इलास्टिसिटी कम पाई जाती है, जबकि आयरन में ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद आता है वाटर है या एयर है ज़्यादा इलास्टिसिटी, तो सावधान भाई वाटर है, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने से बहुत कम कंप्रेस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उसकी एयर की, जैसे एयर बैलून में होती है तो हम उसको थोड़ी सी फोर्स लगाएं तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाते हैं, तो उसमें इलास्टिसिटी कम पाई जाती है। ठीक है, तो वाटर ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक है, इस वजह से वो जो है वो फोर्स ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है, इस वजह से वो ज़्यादा इलास्टिक, जो ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है वही ज़्यादा क्या होता है, इलास्टिक होता है। एयर कम कर सकती है तो वो इलास्टिक भी कम और वो इतनी मजबूत भी कम। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाउ डज वाटर प्रेशर 1 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ए स्विमिंग पूल कंपेयर टू वाटर प्रेशर 1 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वेरी लार्ज एंड डीप लेक। देखो एक बहुत बड़ी झील है, ठीक है, और एक छोटा सा कोई तालाब है, उस दोनों के हमने ये सरफेस है इसकी, ये भी ये मान लो सरफेस है, ये उतनी बहुत बड़ी गहराई है उसकी, ये वाली काफ़ी 100 मीटर तक गहराई कह लो, और इसकी गहराई 10 मीटर तक मान लो बस। ठीक है ना, तो हमने सरफेस से लेकर सिर्फ 1 मीटर तक जाना है और इसका भी 1 मीटर तक जाना है, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा इसके प्रेशर में 1 मीटर तक जाते वक्त? देखो जो प्रेशर का फार्मूला है वो क्या था, रो जी एच। तो किसी भी लिक्विड के अंदर डेप्थ पर जो प्रेशर अप्लाई होता है वो उसकी डेप्थ पर डिपेंड करता है और उसकी डेंसिटी पर। अब इस लिक्विड में वाटर है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर, तो डेंसिटी तो इनकी सेम रहनी है। अब डेप्थ भी हम 1 मीटर की ले रहे हैं तो वो भी सेम रही। जी तो फिक्स होता है, आपको पता है, ये ग्रेविटी जो होती है ये तो फिक्स होती है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं। अब बेशक ये ले लें या ये ले लें, 1 मीटर में जाएं तो हाइट और रो ही चेंज होनी, और तो कुछ चीज़ चेंज नहीं होनी। तो इसका मतलब बेशक आप बहुत बड़ी झील के 1 मीटर, झील में 1 मीटर नीचे जा रहे हैं या किसी छोटा सा तालाब है उसके अंदर 1 मीटर में जा रहे हैं, तो आप सेम प्रेशर का सामना करेंगे, प्रेशर की वैल्यू में तब्दीली नहीं आएगी। प्रेशर इज सेम एवरीवेयर, प्रेशर इज सेम बिकॉज लिक्विड प्रेशर डिपेंड ओनली ऑन द डेप्थ, ये डेप्थ पर या डेंसिटी पर डिपेंड करता है, नॉट द साइज और शेप ऑफ द कंटेनर। वो कंटेनर या जिसमें पानी वो किस तरह है उस पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है इफ सम एयर रिमेन्स ट्रैप्ड विद इन, ट्रैप मतलब फंस जाना, अगर कुछ एयर मरकरी कॉलम के अंदर फंस जाती है, यानी जब हम इसको उल्टा करते हैं और मरकरी जो है इसमें निकलना शुरू हो जाता है, आपको कहता है कि किसी तरीके से यहाँ पर एयर फंस गई, जब इसको उल्टा करने लगे तो कुछ ना कुछ एयर इसके अंदर रह गई। ठीक है, विद इन द टॉप ऑफ द मरकरी कॉलम, यहाँ पर ऑफ द बैरोमीटर विच इज सपोज टू बी वैक्यूम, जो कि आमतौर पर ये वैक्यूम लिया जाता है। हाउ वुड इट इफेक्ट द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, तो मरकरी कॉलम की हाइट क्या कैसी हो जाएगी? देखिए मरकरी कॉलम की जो हाइट है वो बदल जाए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब एयर आ गई है कुछ ना कुछ, तो एयर इसको पुश करेगी, तो मरकरी कॉलम पे आमतौर पर 76 पे रहता है, लेकिन जब पुश करेगी तो हाइट इसकी कम हो जाएगी, तो उसकी हाइट पर ही एयर इफेक्ट डालेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, द ट्रैप्ड एयर एक्सर्ट एडिशनल प्रेशर ऑन द मरकरी कॉलम, एक्स्ट्रा प्रेशर इस पर लगाएगी हवा, सो द मरकरी कॉलम फॉल्स टू लोअर हाइट, तो जो मरकरी कॉलम है लोअर हाइट पर आ जाएगा। दस द बैरोमीटर गिव्स द स्मॉलर रीडिंग, जो बैरोमीटर है वो थोड़ी यानी उसकी जो रीडिंग है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What will happen to the pressure in all parts of a confined liquid if the pressure is increased in one part? Give an example from your daily life where such principle is applied. कहता किसी बंद कंटेनर में जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हर पार्ट पर प्रेशर
क्या असर डालेगा भाई? अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, जब हम किसी पॉइंट पर प्रेशर लगाते हैं, बहुत दफ़ा ये बात गुजर गई इस चैप्टर में, तो वो जो प्रेशर हमने अप्लाई किया हर पॉइंट पर एक जैसा शिफ्ट हो जाता है। मतलब आपने 20 पास्कल का प्रेशर अप्लाई किया है, तो इस पॉइंट का अगर 50 था तो इसमें 20 का इजाफा होकर 70 हो जाएगा। यहाँ अगर 30 था तो 20 का इजाफा 50, तो हर पॉइंट पर एक जैसा प्रेशर शिफ्ट हो जाए, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये पहले भी गुजर गई है, इसमें आपको पता कैसे हाइड्रोलिक ब्रेक्स में पास्कल का प्रिंसिपल यूज़ होता है। हाउ डज द लॉन्ग नेक इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टू गिराफे वाइल रेजिंग इट्स नेक सडनली। जब कोई गिराफे बड़ी जो उसकी गर्दन होती है, यकदम अपनी गर्दन को ऊपर करता है, सावधान इसका ऊपर को करेगा तो उसको खून भी तो चाहिए ना, ऊपर को जाएगा तो ग्रेविटी इसको उसके खून को नीचे खींचेगी, जिससे इसका मसला बन सकता है दिमाग में। तो यकदम जब वो इतना गर्दन को ऊपर करेगा तो उसको खून चाहिए होता है, तो वो किस तरह अपनी हिफाजत करता है, अपनी जान कैसे बचाता है कि उसको कोई मसला नहीं बनता उसके ब्लड प्रेशर में। तो देखो बच्चों, इसके अल्लाह ताला ने इसके हार्ट के अंदर स्पेशल किस्म के वाल्व लगाए जो प्रेशर को बहुत तेज़ी से पंप करते हैं ऊपर की जानब। ख़ास किस्म के वाल्व लगाए हैं जो एकदम प्रेशर को, ब्लड को, खून को ऊपर को सप्लाई देते हैं, तो जिससे ऊपर का जो प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है। द गिराफे हैज़ स्पेशल वाल्व इन इट्स ब्लड वेसल्स, अपनी खून की नालियों के अंदर स्पेशल वाल्व होते हैं दैट रेगुलेट ब्लड फ्लो, जो कि ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं एंड प्रीवेंट सडन चेंजेस इन ब्लड, और जो यकदम चेंजेस होती हैं ब्लड के अंदर उसको उससे हिफाजत फरमाती हैं, और सडन चेंज इन ब्लड प्रेशर में जो चेंजेस आती हैं उससे बचाती हैं। वैन इट रेजेज इट्स नेक, जब वो अपनी गर्दन को ऊपर उठाता है उस वक्त। द एंड ऑफ ए ग्लास ट्यूब यूज इन सिंपल बैरोमीटर इज़ नॉट प्रॉपरली सील्ड, ये जो एंड था बैरोमीटर का ये अच्छी तरह सील नहीं था, कहीं से लीकेज हो गई। सम लीकेज इज प्रेजेंट, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट, ये वही सवाल है बच्चों जो अभी हमने बताया कि अगर हवा रह जाए तो क्या होगा। तो इसमें भी अब हवा तो दाखिल हो जाएगी, लीकेज हुई तो हवा दाखिल हुई तो उसका जो मरकरी कॉलम है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये मैंने जवाब इधर लिख दिया है, तो आप इसको पढ़ लेना, आसान सा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Comment on the statement density is the property of material not the property of an object made of that material। जो डेंसिटी है किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी का नाम है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का नाम नहीं। क्या ये उसने स्टेटमेंट सही बताई है? देखो बच्चों, उसने बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमें सही बताई है। देखें, मेरे पास फ़र्ज़ करो ये बच्चों एक स्टेपलर है, मान लो ये प्लास्टिक का बना है, ठीक है ना, स्टेपलर सावधान है, या वैसे तो 2-3 मटेरियल का बना है, तो मान लो ये सारे प्लास्टिक, हर चीज़ इसमें प्लास्टिक लगी हुई है। अब हम इसकी जब डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि इस प्लास्टिक में कितना मास आया है और कितना वॉल्यूम आया, तो उसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला आपको याद है ना, मास बटा वॉल्यूम, तो हमें इसकी डेंसिटी पता चल जाएगी, ठीक है। तो डेंसिटी हमें पता चलेगी। तो ये बेशक ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये स्टेपलर है, तो ये सावधान है, ये तो नहीं होगा कि भाई अब इसी मास को, जो जिस मास से ये बना है, इसको मैं गर्म करके किसी और शेप में ले जाऊँ, बाल बना लूँ इसकी प्लास्टिक की, अब मैं उसकी डेंसिटी मालूम करूँ तो सेम डेंसिटी आएगी। अगर सावधान मास उतना ही रहेगा, मास तकरीबन उतना ही रहेगा। तो देखा, यही हमने इसको प्लास्टिक का समझा था। अब ये मटीरियल प्लास्टिक है, ऑब्जेक्ट ये स्टेपलर है, इसकी आप बाल बना लेते हैं गर्म करके, तो अब ये मटेरियल बाल बन गई और मटेरियल ये प्लास्टिक ही रहा और ऑब्जेक्ट बाल बन गई। तब उस सूरत में डेंसिटी मालूम करें या इस सूरत में करें, डेंसिटी सेम रहेगी। तो ऑब्जेक्ट पर डेंसिटी डिपेंड नहीं करती, ठीक है, क्योंकि मास और वॉल्यूम उतना ही रहना है, तो ऑब्जेक्ट पर डेंसिटी डिपेंड नहीं करती, डेंसिटी डिपेंड करती है मटेरियल पर। आप बेशक बाल से कोई और इसकी बना लें शक्ल, तो फिर भी इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे सेम आएगी। तो डेंसिटी ऑब्जेक्ट यानी वो चीज़ किस तरह की है उस पर डिपेंड नहीं करती, वो चीज़ है किस चीज़ की, किस तरह की बनी हुई है, मटीरियल कौन सा है, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है? द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, उसने सही कहा है। डेंसिटी बराबर एम बटा वी, सो डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज फॉर एनी मास वट एवर इट्स साइज और शेप, कोई भी मास लें उसका कोई भी शेप या साइज़ है, वी विल हैव सेम वॉल्यूम, हम उसका वॉल्यूम उतना ही रखेंगे, उसकी शक्ल बेशक चेंज कर दें, वॉल्यूम उतना ही रहेगा। वॉल्यूम में वो जगह कितनी करता है, सो डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, डेंसिटी सेम रहेगी। दिस मीन्स दैट डेंसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, जो मटीरियल की डेंसिटी है, ये प्रॉपर्टी जो मटीरियल की है, नॉट द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट की नहीं है कि ऑब्जेक्ट किसका बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द लोड कहते हैं वेट को, ज़मीन किसी बॉडी पर कितना फोर्स लगाती है। हाउ द लोड ऑफ ए लार्ज स्ट्रक्चर इज एस्टिमेटेड बाय एन इंजीनियर, इंजीनियर जो होते हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब तो कोई 10 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसका वो
लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इतना इसका वेट कितना होगा, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वेट का फार्मूला क्या है बच्चों, mg। तो हमें उसका क्या चाहिए, मास चाहिए पूरी बिल्डिंग का। मास आएगा तो ज़मीन कितनी फोर्स लगा रही, वेट उसका भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब मास का बच्चों फार्मूला याद करें, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। मास का फार्मूला क्या था, डेंसिटी। अब अगर हम वॉल्यूम तो इसका कैलकुलेट कर ही सकते हैं बच्चों, और दूसरी हम इसकी डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना मटेरियल यूज़ हुआ और उसकी कितनी कितनी डेंसिटी थी। तो सारी डेंसिटी को हम कैलकुलेट करके, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करके हमें उसका मास आ जाएगा। तो मास आएगा तो हम उसका वेट भी। तो इस तरह बड़े स्ट्रक्चर का इंजीनियर लोड यानी वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। एन इंजीनियर एस्टिमेट द लोड बाय कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। हर पार्ट का स्ट्रक्चर का वैल्यू करते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, एंड मल्टीप्लाई इट बाय द डेंसिटी, और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑफ द मटेरियल टू फाइंड इट्स मास। मास कैलकुलेट करने के लिए द वेट इज़ देन कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फार्मूला। तो जो वेट होता है इस फार्मूले से कैलकुलेट हो जाता है। द टोटल लोड, जो टोटल लोड होगा, इज़ द सम ऑफ द वेट्स ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। जितने भी पार्ट्स आपने डिवाइड किया, अगर इसने आपने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है तो सबका, अगर आपने वेट अलग-अलग कैलकुलेट किया है तो सबका सम कर लें तो पूरे स्ट्रक्चर का क्या आ जाएगा आपके पास, वेट आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका बच्चों लेक्चर मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज़।